धार हो और वो सीधा शिरीन के माथे। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है। शिरीन के घर के बागीचे में फूल और पेड़ काफी थे। शरद ऋतु होने के कारण मौसम काफी हवादार था। शिरीन एक कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ा आगे की ओर झुक गई। वो गुलाब के फूल को गौर से देखते देखते अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। अचानक आसपास कुछ हरकत हुई। एक ठंडी रोशनी की तरंग कहीं से निकलती, बिल्कुल जैसे कोई बिजली की धार हो और वो सीधा शिरीन के माथे की ओर आ रही होती है। वो ठंडी रोशनी की तरह बेहद हिंसक दिख रही थी। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती, उस प्रकाश द्वारा लाई गई हवा ही किसी की त्वचा को चीरने के लिए काफी थी। अगर शिरीन ने समय रहते से टाला नहीं होता तो वो उस प्रकाश द्वारा मौके पर ही मार दी जाती। हालांकि उसने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता खो दी थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज हो चुकी थी। जब उसने कुछ अपनी ओर आता हुआ देखा तो वो तुरंत उसे चकमा देने के लिए पीछे की ओर झुक गई और ठंडी रोशनी की तरंग उसके चेहरे के बिल्कुल पास में से बह गई। फिर कुछ समय बाद उसने एक छलांग लगाने की कोशिश की, पर वो लुढ़क गई। एक और ठंडी रोशनी की तरंग ने उसे फिर से मारने की कोशिश की और शिरीन ने दोबारा उसे चकमा देने की कोशिश की। हाल ही में दृढ़ पत्थर कंगन द्वारा उसे एक युद्ध कला तकनीक सिखाई गई थी, लेकिन उस तकनीक को आंतरिक शक्ति के साथ मिलकर जो उसने अभी सीखा था, उस चीज ने बड़ी मुश्किल से उसे इस प्रकाश के प्रकोप से बचाया था, क्योंकि उसने अभी बस उस तकनीक का अभ्यास करना ही शुरू किया था। और अगर अभी वो पूरा ध्यान नहीं देती तो वो लड़खड़ा जाती और वो रोशनी की तरंग उसे लग जाती। सौभाग्य से आंगन में कुछ पहरेदार अभी भी गश्त लगा रहे थे। जब उन्होंने तरंगों की आवाज को सुना तो वो जल्दी से जांच करने के लिए दौड़ पड़े। जब पहरेदार आते हुए दिखाई दिए तो ठंडी रोशनी की तरंगे भी गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ रोशनी तरंगों को चकमा देने के बाद शिरीन खड़ी हुई और अपने गंदे बालों और कपड़ों को देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। जाहिर है उसने रोशनी तरंगों से बचने की पूरी कोशिश की थी। पहरेदार ने उस प्रकाश की पूंछ को भी जाते हुए देखा, लेकिन वो उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देख पा रहा था जिसने हमला करवाया हो। वो हैरान थे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके पास अदृश्य होने की क्षमता थी। जो लोग जानते थे कि इस तरह के शक्तिशाली हमले के दौरान कैसे अदृश्य होना है, वो तो और भी कम थे। ऐसे लोग ज्यादातर कबीले के नेता ही होते थे। उन्होंने सोचा कि किस कबीले के बड़े संत क्यों इस छोटी लड़की पर हमला करना चाहते थे, और वो भी इस तरह का क्रूर हमला करना। सौभाग्य से वो समय पर वहां आ गए थे, वरना उसकी मालकिन की हत्या एक अदृश्य आदमी ने कर दी होती। पहरेदारों ने अब अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की हिम्मत भी नहीं की। उनमें से कुछ लोग शिरीन को उसके कमरे में वापस ले गए और उनमें से कुछ हत्यारों की तलाश करने के लिए घर के चारों ओर खोजबीन करने लगे। कुछ लोग ऐसे थे जो जल्दी से बाहर निकले और सीधा श्याम सिंह को सूचित करने के लिए पहुंच गए। कुछ ही समय में शिरीन का पूरा घर बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया और आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। शिरीन अपने कमरे में वापस चली आई, मगर अब वो किसी सदमे में लग रही थी। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना चेहरा धोया और अपने गंदे कपड़ों को बदल लिया। दृढ़ पत्थर कंगन ने काफी उत्सुक होकर कहा, हालांकि आपने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता खो दी है, लेकिन आपके पास इन हमलों को चकमा देने के लिए कई खास तरीकों की एक पूरी अभ्यास शैली है। फिर आप नई तकनीक का उपयोग क्यों करना चाह रही थी जो आपने अभी तक सीखी भी नहीं है? हालांकि नई तकनीक भी उपयोगी है, मगर आप अभी तक उसे अच्छी तरह से सीख नहीं पाई है। यदि आपने चकमा देने की पुरानी तकनीकों का उपयोग किया होता तो आपको इतनी शर्म नहीं झेलनी पड़ती। कुछ ही समय पहले आप पर लगभग एक जानलेवा हमला किया गया था या करवाया गया था, और प्रकाश आपके गाल के बिल्कुल पास से गुजरा था। मैं तो तब बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मेरे बाल अपने आप खड़े थे। क्या आप बालों के साथ वाले एक पत्थर हैं? शिरीन ने इस पर हंसते हुए कहा। दृढ़ पत्थर कंगन चुप रहा और पीछे हट गया। फिर उसने फालतू बातों को छोड़कर कहा, बिल्कुल शोर मत करना, कोई हम पर नजर रखे हुए है। दृढ़ पत्थर कंगन शांत था। वो एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ वाला एक दृढ़ पत्थर का कंगन था, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद होश में आया और उसने पाया कि अंधेरे में एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। हालांकि वो उस नजर की दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर आंखें ये कहां से देख रही हैं। जाहिर है वो व्यक्ति खुद को छिपाने में बहुत अच्छा था। वो दृढ़ पत्थर की आध्यात्मिक शक्ति से भी छिपा हुआ था। सौभाग्य से दृढ़ पत्थर कंगन शिरीन के साथ टेलीपैथिक रूप से बात कर रहा था और इस प्रकार दूसरों का ध्यान इस पर नहीं जाता था। वो रहस्यमय आदमी शिरीन के होठों की हरकत भी नहीं देख पाया।
दृढ़ पत्थर कंगन बेवकूफ नहीं था। वो तुरंत उसके छिपे हुए मकसद का पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपने जानबूझकर उस व्यक्ति को दिखाने के लिए हमले को इतने खराब तरीके से रोका था। होशियार रहिए। शिरीन ने धीरे धीरे अपने बालों में कंघी करना शुरू कर दिया और अपने बालों की प्रशंसा भी की। उसने आज जो भी किया वो बहुत ज्यादा जोखिम भरा था। अगर वो रोशनी की तरंग ने आपको छू लिया होता तो आप वास्तव में मर चुकी होती। आगे से अपना ध्यान रखिएगा और बचने के लिए अपनी पुरानी और ज्यादा अभ्यास की गई तकनीक इस्तेमाल कीजिएगा। दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन को समझाया। नहीं, वो मुझे मार नहीं सकती थी। वो तरंग आक्रामक सिर्फ दिख रही थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हत्या कर देने वाली नहीं थी। तभी तो मैंने तुम्हारी सिखाई तकनीक को आजमाने का सोचा। इसी बहाने मैंने तुम्हारी सिखाई तकनीक का परीक्षण भी कर लिया। शिरीन ने मजाक वाले लहजे में जवाब दिया। कौन ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करेगा जो आप पर हमला करे, वो भी एक बिना हानि पहुंचाने वाली तरंग से? शिरीन ने जवाब नहीं दिया। वो उसी सवाल के जवाब के बारे में सोच रही थी जो कोई भी इस तरह के विशेषज्ञ को भेज सकता है। वो निश्चित रूप से उच्च पदवी का था। यह शायद किसी अधिकार की निशानी भी थी। क्या ये सम्राट हो सकते हैं? वैसे भी उस सम्राट को मुझ पर थोड़ा शक तो हुआ ही होगा। यह संभव था कि सम्राट ने किसी को उसका परीक्षण करने के लिए भेजा था और वो जानना चाहता था कि वो युद्ध कला और आत्मीय शक्ति के बारे में कितना जानती है। आखिरकार जब कोई खतरे में होता है तो बचने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये भी संभव था कि रमाकांत राव ने उसे जेल से शापित करना शुरू कर दिया हो। क्या ये श्रवण सिंह हो सकता है? नहीं, यह संभव है। उसकी युद्ध कला तकनीक इतनी भी कुशल नहीं थी, मगर इन सब के अलावा ये किसका काम हो सकता था? और अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो उस हत्यारे ने हानि न पहुंचाने वाली तरंग के साथ वार क्यों किया होगा? ये भी संभव है वो उसे जांच रहा था ताकि बाद में वो उसे मार दे। क्या वो बड़े मौर्य संत हो सकते हैं? उनके पास काफी क्षमता थी, लेकिन मेरा परीक्षण लेने की क्या वजह थी? शिरीन को अचानक एक और संदिग्ध याद आया। वो रहस्यमयी आदमी जो उसे जंगल में मिला था, वो एक मायावी व्यक्ति था जो उसके खिलाफ कुड़ता था। क्या उसने मुझसे बदला लेने की एक और कोशिश की थी? शिरीन पर नजर रखने वाली एक जोड़ी आंखें आखिरकार गायब हो गई थी। वो आदमी शायद वहां से निकल गया था। उसके जाने के बाद शिरीन ने राहत महसूस की। हे भगवान, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा दुश्मन मुझ पर ऐसे जासूसी करे। वो अब किसी तरह से उस शिकारी को लालच देने के बारे में सोच रही थी ताकि वो उसकी असलियत जान सके। वहां वास्तव में कोई खड़े होकर उसकी जासूसी कर रहा था। उस आदमी ने एक सफेद बागे वाला कपड़ा पहन रखा था। उनका लाल और तेजस्वी चेहरा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो काफी उदास थे। वो बड़े मौर्य संत ही थे जो कुछ समय पहले शिरीन के बिस्तर के सामने दिखाई दिए थे रात को। वो बाहर एक पेड़ में छिपे हुए थे। वो उसे एक भावहीन चेहरे के साथ घूर रहे थे, जैसे कि वो उसके व्यवहार में किसी परिचित चीज को तलाश कर रहे थे। अंत में वो निराश हो गए। वो घूम कर वहां से चले गए। हवा ने पेड़ की शाखाओं को उड़ा दिया और पत्तियों को जंग लगा दी। बड़े मौर्य संत के ठीक पीछे एक और शख्स था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो एक पेड़ की शाखा पर खड़ा था जो आधे अंगूठे से अधिक मोटी नहीं थी। शाखा हवा में लहरा रही थी, लेकिन वो अभी भी उसी पर खड़ा था। उसका बाग सभी हवाओं के कारण लहरा रहा था। इसी वजह से वो एक तैरते हुए भूत की तरह लग रहा था। जाहिर तौर पर उसने अदृश्यता वर्तनी को सक्रिय कर दिया था। गश्त करने वाले पहरेदार पहले भी कई बार पेड़ पर चढ़ उतर चुके थे, लेकिन वो उसे इतने करीब खड़े होकर भी देख नहीं सके। बेशक बड़े मौर्य संत ने भी उसे नहीं महसूस किया, यद्यपि वो एक भयानक भूत मुखौटा पहने हुए था। उसने चमकदार वस्तु पहन रखी थी। उसने अपने लालित्य को छोड़ दिया था। एक बार जब उसने खुद को प्रकट किया तो वो निश्चित रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा और वो बाकी सभी एक पृष्ठभूमि के अलावा उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़े मौर्य संत के जाने के बाद उसकी आंखें नकाब के पीछे छिप गई। उसके पूरी तरह से मुड़े हुए होंठ थोड़े उभरे हुए थे, जैसे उदासीनता के साथ मिश्रित मुस्कुराहट और आकस्मिकता का एक स्पर्श मिल रहा हो। उसने घर पर एक नजर डाली। किसी चीज ने उसकी रुचि को पकड़ लिया था। ये सब अब काफी मनोरंजक हो रहा था। कौन है वहां? शिरीन अचानक से चिल्लाई। उसी वक्त एक काली वस्तु सफेद बागे में पीछे की ओर उड़ गई। उस आदमी ने थोड़ा सा शिरीन की ओर झांका और स्वाभाविक रूप से वो उसे नहीं मारने वाला था। उसने अपनी आस्तीन लहराई और थोड़ा दूर जाकर दो पेड़ों के बीच में बैठ गया और एक डब्बा निकाल लिया। लेकिन उस डब्बे के अंदर की सामग्री ढेर सारी स्याही थी। उस आदमी ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और वो उड़ते हुए स्याही को नीचे की ओर गिराने लगा, मानो पूरी जमीन एक कागज का टुकड़ा हो।